हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज स्टडी टिप्स में हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमेशा न्यूज में बना रहता है और इससे जितना भी क्वेश्चन आज बनेगा, सीआरआर हो, रेपो रेट हो, जो भी क्वेश्चन बनेगा सारे का सारा सोल्व हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल्स पूरा पढ़ लेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे कुछ पढ़ लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी क्या हुआ कि 2016 में क्या हुआ कि 1934 का जो आरबीआई का एक्ट है उसमें 45 ZB जो सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट किया गया और 6 मेंबर का एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया, जिसमें 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट का मेंबर होते हैं। ये बात याद रखिएगा। 3 किसका मेंबर होते हैं, तो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका मेंबर होते हैं, और 3 किसका मेंबर होते हैं, तो अपना गवर्नमेंट जो है सरकार रहेगा जिसका, उसका मेंबर रहेगा। वो सरकार की तरफ से 3 मेंबर चुना जाएगा। और इसका अगर चेयरमैन पूछ ले तो चेयरमैन कौन रहेंगे, तो हमेशा कौन रहेंगे, जो आरबीआई के क्या होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वही इसका चेयरमैन होते हैं। मतलब कि जो भी आरबीआई का चेयरमैन रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, उनको ये चेयरमैन का पद मिला हुआ रहेगा। जैसे कि अभी शक्तिकांत दास है तो शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। इसका अगर मेन काम पूछे कि मेन इसका पॉलिसी का क्या है, मेन कमेटी का क्या है, उद्देश्य क्या है, किसके लिए बनाया गया था, तो इसका मेन उद्देश्य जो है आपका मुद्रास्फीति लक्ष्य, मतलब कि इन्फ्लेशन टारगेट का जो महंगाई टारगेट होगा उसको क्या करना है, इसको क्या करना है, देख रेख करना है। मेन टारगेट क्या करना है, इसका इन्फ्लेशन को क्या करना है कि देख रेख करना है। ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत माना गया था कि 4+- 2 टारगेट रहना चाहिए इन्फ्लेशन का, मतलब कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ना तो इससे ज्यादा महंगाई होना चाहिए ना तो इससे कम महंगाई होना चाहिए। तो इसके देख रेख के लिए क्या किया गया है, मेनली जो है इन्फ्लेशन के देखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया है। और जो भी इस कमेटी से निर्णय लिया जाएगा वो बैंकों के लिए, और भी जो कमर्शियल बैंक है जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी बैंक है, ये सारे जो बैंक है उसके लिए हमेशा क्या होगा, बाइंडिंग होगा। जो ये बोल देगा वो करना पड़ेगा, ठीक है, बाइंडिंग होगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए, अगर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बोले तो इसके 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, मतलब कि जो इसका गवर्नर रहेंगे, मतलब आरबीआई के गवर्नर जो होंगे, और इसका मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी का चेयरमैन अपने आप बन जाएंगे। जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो इंचार्ज होते हैं, मतलब कि प्रभारी होते हैं डिप्टी गवर्नर, ये बात याद रखिएगा। और एन ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है नॉमिनेट करता है सेंट्रल बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ये बात याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा 3 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंकों का एक अधिकारी होता है। मतलब ये 3 गो होते हैं, एक तो आरबीआई के क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं, और एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक अधिकारी होते हैं आरबीआई का, ये बात याद रखिएगा। और 3 गो जो है केंद्र सरकार के द्वारा 3 व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, गवर्नमेंट उसको नियुक्त करेगा। ठीक है, किस व्यक्ति को नियुक्ति मिलेगा, ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन व्यक्ति को नियुक्ति मिल सकता है। तो उस व्यक्ति के पास एबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन से फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में और मॉनेटरी पॉलिसी के फील्ड में। अगर ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नॉलेज वाला व्यक्ति है, एबिलिटी है, इंटीग्रिटी है उसके पास, क्या ये सब है, तो क्या होगा कि उसको ये 3 गो जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देगा उसको देगा। ये बात याद रखिएगा। तो उसके लिए एबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, स्टैंडिंग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ये सब, नॉलेज ये सब किस चीज में होना चाहिए, तो आपको बताना है इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, मॉनेटरी पॉलिसी में, ये सब में अगर उनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उनको क्या दिया जाएगा, साथ में क्या होना चाहिए, उनके पास इंटीग्रिटी भी होना चाहिए, निष्पक्षता भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सत्यनिष्ठा भी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को तो नहीं ना बना देंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बन जाओ जिसके पास सत्यनिष्ठा ही ना हो, इंटीग्रिटी ही ना हो। तो ये सब देखकर बनाया जाता है, बहुत बड़ा बात होता है इसमें। और एक बात याद रखना है कि जब वोट का बात आए, तो वोट का बात आए तो एक आदमी 1 वोट दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वोट क्या मतलब कि क्या हुआ कि टाई हो गया, अगर मैच टाई हो जाए तो उसमें क्या होगा भाई, फिर से तो वोट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो, उनको सेकंड ऑप्शन होता है वोट देने के लिए। मान लिया जाए कि 3-3 वोट पड़ा, ठीक है, 3 आरबीआई की तरफ से वोट पड़ा और 3 क्या किससे पड़ा, गवर्नमेंट की तरफ से वोट पड़ा। तो कोई बिल पर 3-3 को वोट पड़ा,
लेकिन ये टाई हो गया, तो उस पर क्या होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर है, जो चेयरमैन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उनके पास सेकंड ऑप्शन होता है। वो जिस साइड वोट दे देंगे उस साइड क्या हो जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मीटिंग हमेशा एक साल में कम से कम 4 बार होना ही चाहिए, ये नियम है मॉनेटरी पॉलिसी के। लेकिन कोरोना में बहुत बार हो गया था, क्योंकि नियम अगर ज्यादा जरूरत है तो कभी कभी मान लिया जाए आपातकाल ऐसा आ गया, जरूरत पड़ गया, तो क्या होगा, उस समय तो करना ही पड़ेगा। जैसे कोरोना में बहुत बार करना पड़ा था, ये बात याद रखिएगा। लेकिन नॉर्मल जब समय रहे तो उसमें 4 बार कम से कम करना ही करना है एक साल में, ये बात याद रखिएगा। अगर कोरम के बात बोले, मतलब कोरम क्या होता है कि कोई भी कमेटी जैसे है कि 4 साल मतलब 4 बार होता है, मीटिंग होना है, और मीटिंग में कितना मेंबर कम से कम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई मेंबर भी नहीं है मीटिंग इस दिन हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मीटिंग में कितना मेंबर कम से कम होना चाहिए, तो 4 मेंबर का होना अवश्य जरूरी है। 4 मेंबर होना ही चाहिए, तभी ये मीटिंग क्या होगा, शुरू होगा, नहीं तो यह मीटिंग शुरू नहीं होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ये बात याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है, मेंटेन करना है प्राइस को। और क्या चीज रखते हुए मेंटेन करना है प्राइस को, उद्देश्य क्या रहेगा, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या रहेगा, प्राइस को तो मेंटेन रखना है, साथ में अपना देश का विकास भी देखते रहना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखते रहना है साथ में, ताकि दोनों चीज चले। ऐसा ना कि ऐसा मेंटेन करें जिससे ग्रोथ ही रुक जाए इंडिया का, तो ऐसा नहीं करना है। मेंटेन भी रहे प्राइस और क्या रहे, ग्रोथ भी रहे। टमाटर 20 रुपए किलो भी बिके और डेवलपमेंट भी होते रहे, तो ये भी बात होना चाहिए। मेन काम इसका ये उद्देश्य होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसका जो अभी बताए थे कि देखिए 5 साल में एक बार कम से कम ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखना होता है कि कहां से कहां तक अभी सबसे बेस्ट इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो इन्फ्लेशन कितना है, तो 2 से 6 तक रहना चाहिए। अभी सबसे बेस्ट माना गया है कि 2 से 6 के बीच अगर इन्फ्लेशन रहता है अपना देश का, तो सबसे अच्छा होता है, ये ऐसा माना गया है। 5 साल के बाद इसका ज्यादा या कम करना पड़े तो ये कम या ज्यादा भी किया जा सकता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो 5 साल में इसको बदला भी जा सकता है। लेकिन क्या है कि अभी कितना है, तो 4 ± 2 है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसका बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है इसका कि मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे यंत्र हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं जो काम करते हैं। तो पहला आपका आता है रेपो रेट, दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों है का। रेपो रेट क्या है कि बैंक जो है, आरबीआई जो है अपना, आरबीआई जो है बैंक को, नॉर्मल जो बैंक है, एसबीआई बैंक हो गया आपका, बहुत सारे जो बैंक हो गया, हम लोग को जो लोन देता है वो वाला बैंक, आरबीआई हम लोग को बैंक नहीं लोन देगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो बैंक है, आरबीआई जो बैंक है, बैंक को लोन देता है एक रेट पे 14 दिनों के लिए, इसको बोला जाता है रेपो रेट। लेकिन रेपो रेट लॉन्ग टर्म रेपो रेट भी हो सकता है। ये तो शॉर्ट टर्म जो लोन मिलता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, लेकिन बैंक को ये लॉन्ग टर्म रेपो रेट भी मिला था कब, कोरोना के टाइम में, तो उसको क्या बोला गया था, लॉन्ग टाइम रेपो रेट बोला गया था। लेकिन मेनली जो रेपो रेट क्या होता है, 14 दिनों के लिए बैंक जो है, आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है एक रेट पे, ठीक है। और इस मान लीजिए कि आरबीआई जो है पैसा दिया भी कितने रुपए पे, तो 6% पे दिया है, ठीक है, 6% पे दिया है। और बैंक जो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा कि 7% पे लोग को देगा, तो 1% बैंक को फायदा होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो मेनली इससे होता क्या है कि कंट्रोल होता है इन्फ्लेशन। कैसे कंट्रोल होता है कि मान लीजिए कि आरबीआई यहां से क्या करेगा कि प्राइस को घटाना है इसको या बढ़ाना है, मार्केट में प्राइस को बढ़ाना है, तो क्या कर देगा, सीधा सीधी क्या करेगा कि आरबीआई क्या करेगा, पैसा सस्ता कर देगा, रेपो रेट सस्ता कर देगा, और मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा, लोग के पास ज्यादा पैसा रहेगा और कोई सामान कम रहेगा, वस्तु कम है और लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो क्या करेगा, एक ही वस्तु को रेट बढ़ने लगेगा। कैसे बढ़ने लगेगा, आप बोलिएगा कि 10 रुपए केजी खरीदेंगे और हम बोलेंगे कि 11 रुपए खरीदेंगे, कोई बोलेगा कि 15 रुपए खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है और वस्तु क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, वो प्राइस महंगा हो जाएगा। और इसका काम कैसे रेपो रेट काम करता है कि जैसे कि मान लिया जाए कि अभी 6% है, मान लेते हैं कि अभी 6% है इसका ब्याज, और लेकिन इसको घटाकर क्या कर दे कि 4% हम कर देगा आरबीआई। आरबीआई 4% करते ही पहले जो लोग को 7% लोन मिल रहा था, क्या मिलने लगेगा, 5% पर लोन मिलने लगेगा। ये लोन मिलने लगेगा तो कंपनी भी लोन लेगा और क्या करेगा कि इंजेक्ट करेगा अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने में, या कोई निवेश करेगा तो उससे क्या मिलेगा,
लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और वो पैसा कहाँ चलाएगा, लोगों के पास, और लोग फिर पैसा आएगा तो उसको खर्चा करेगा, और सामान है जो उतना के उतना ही बना पड़ा है, तो क्या होगा कि सामान का महंगाई बढ़ जाएगा। तो ये रेपो रेट से क्या होता है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, किसके तहत, आरबीआई के तहत। अगर रेपो रेट कमता है, रेपो रेट का दर कमता है, तो महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा। रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगाई घटेगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पैसा अगर मार्केट से खींच लेगा आरबीआई, या पैसा नहीं देगा, तो क्या होगा कि लोगों के पास पैसा कम रहेगा, तो वो सोचेगा कि सस्ता होने दो, तब लोन लेंगे और तब अपना काम करेंगे। ये बात याद रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मान लिया जाए कि एसबीआई बैंक है, और एसबीआई जो बैंक है क्या करेगा, पैसा अपना इन्वेस्ट करेगा कहाँ, आरबीआई का, तो आरबीआई को ये पैसा देगा शॉर्ट टर्म के लिए, और उसको फिर आरबीआई क्या करेगा, रिटर्न देगा एक रेट पे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, उसी को क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। जब कोई नॉर्मल बैंक क्या अपना केंद्रीय बैंक को पैसा दे किसी रेट पर, तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। और जब रेपो रेट क्या होगा कि जब आरबीआई 14 दिनों के लिए क्या देता है, लोन देता है, तो उसको बोला जाता है रेपो रेट। ये बात याद रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है, इसका कम वैल्यू परसेंटेज होता है, किससे, तो रेपो रेट से। क्यों कि मान लिया जाए आरबीआई आपको पैसा देता है, आपका बैंक है एक्स, और इस बैंक को एक्स को देता है 6% रुपये। अरे अगर रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए कि जो ए बैंक है इसको लोन देता है 6.5% पे, तो दूसरा जगह पैसा क्यों देगा, यहाँ से लोन लेगा और इसी को फिर से दे देगा, और इसको 0.5% का हमेशा फायदा होते रहेगा। 2000 करोड़ का समझ जाइएगा कि कितना परसेंट, 0.5% कितना होता है प्रॉफिट, 2 लाख करोड़ का कितना हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है, 0.5% देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन इतना इतना जब करोड़ आता है ना, तो उसका बहुत ज्यादा परसेंटेज बन जाता है। तो हमेशा इसीलिए रिवर्स रेपो रेट से क्या होता है, कम होता है। ये बात याद रखना है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मेन काम क्या है कि मार्केट में देखना है कि कैसा तरलता बना रहे, लोगों के पास पैसा ना तो ज्यादा हो, लोगों के पास पैसा ना तो कम हो, इससे ताकि महंगाई को देख रेख में बना रहे, ना तो महंगाई ज्यादा होना है ना तो महंगाई कम होना है। इसके लिए ये मेन ये क्या करता है कि तरलता को मार्केट में बनाए रखता है, कि लोगों के पास पैसा कैसा है, अभी है या ना है, कम है या ज्यादा है, मेन उसका काम ये होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि एमएसएफ, इसको क्या, एमएसएफ इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मान लिया जाए कि आरबीआई से कोई बैंक है और घाटा में बैंक चल रहा है, मान लिया जाए एक्स कोई बैंक है और एक्स बैंक है जो घाटा में चल रहा है, तो उसको सेफ्टी के लिए आरबीआई और भी पैसा देगा, एडिशनल लोन देगा। एक तो रेपो रेट से दिया ही था, कुछ सिक्योरिटी से देगा, लेकिन और भी एडिशनल जो लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए, उसी को बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए, बोरो द एडिशनल अमाउंट ओवरनाइट मनी टू फ्रॉम आरबीआई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलेंगे। रेपो रेट के छोड़कर एक्स्ट्रा और भी लोन मिले तो इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल फैसिलिटी। ये बात याद रखिएगा। इसका मेन काम क्या होता है, किस तरह का काम करता है एमएसएफ, तो एमएसएफ जो है सेफ्टी वॉल्व की तरह कोई बैंक को बचाने में काम करता है। अगर बैंक कोई घाटा में है तो इसको बचाने में बहुत बड़ा भूमिका होता है, ये बात याद रखिए। तो अगला है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है, और एक आता है सीआरआर, एक आता है एसएलआर। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसका काम क्या होता है, ये मेनली काम कैसे करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, समझिएगा। बात है कि मान लिया जाए कि एक नॉर्मल बैंक है, बैंक जो है, बैंक को कहा कि आरबीआई कि आपके पास 100% रुपया है, लोगों के द्वारा जो डिपॉजिट किया गया है, उसमें से आपको 18% कम से कम क्या करना है कि रिकॉर्ड रिजर्व में रखना है, इसको कुछ भी यूज में नहीं लाना है, हमेशा आपके पास ये होना चाहिए, ऐसा बोलता है। और समय समय पर आरबीआई देखते भी रहता है, नोटिफाइड भी करते रहता है कि है कि नहीं, तुम यूज कर लिया, नहीं तो क्या करेगा कि ये भी पैसा इंजेक्ट कर देगा और ये भी सारा पैसा डूब जाएगा। तो बैंक फिर क्या होगा कि बैंक गया, ठीक है, और लोगों का पैसा भी चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि 18% सेफ्टी के लिए रिजर्व क्या करना है, रिजर्व रेशियो में आपको कैश रिजर्व रेशियो में रखना ही रखना है, सीआरआर यही होता है। और आपको जो 82% रुपया बचा, उसको क्या करना है, आपको प्राइवेट वाले को देना है, उससे बॉन्ड खरीदिए, सिक्योरिटी खरीदिए, जो भी करना है जो करिए, और बाकी सारा 18% को पैसा रखना है। तभी हम लोग को बोला जाता है कि अगर बैंक डूबता है तो कम से कम 5 लाख रुपया मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, आपका चाहे जितना पैसा हो। ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, एक नियम मान लेते हैं, एक नियम रहता है कि इतना ही पैसा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि बैंक के पास अब इतना ही पैसा है और वो पैसा सभी लोगों को देना है। ऐसा नहीं कि आपके पास आपका 100 करोड़ रहेगा तो आप ही को सब दे दे और बाकी सारा लोग को ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या इस एक काम कैसे करेगा मॉनेटरी पॉलिसी में, तो हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि अभी आरबीआई को करना है कि महंगाई को, मतलब कि बहुत सस्ता हो गया सामान तो महंगा थोड़ा करना है, तो क्या करेगा कि इंजेक्ट करेगा पैसा को। पैसा इंजेक्ट कैसे करेगा? अभी जो 18% है उसको क्या करेगा कि कह देगा कि चलो सीआरआर आप तुम 15% रखो, तो 15% रखेगा तो क्या होगा कि 85% अब रुपया को क्या करेगा, मार्केट में लाएगा। तो 3% जो बढ़ा, ये 3% एक्स्ट्रा देगा लोगों को या कंपनी को देगा किसी को, तो मार्केट में पैसा आएगा तो फिर से सामान कम है और पैसा लोगों के पास ज्यादा हो गया और वो खरीदारी ज्यादा करेगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। इससे सस्ता, अगर महंगा करना हो सामान को, अगर मान लिया जाए सस्ता करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो कैसे करेगा? अब कहेगा कि पहले 18% था, अब ना तुम लोग को क्या करना है कि 25% कैश रिजर्व रेशियो में रखना है। तो कैश रिजर्व रेशियो में ये तो पैसा यूज वाला है ही नहीं, तो क्या करेगा ये, अब सिर्फ और सिर्फ 75% ही मार्केट में पैसा लगा पाएगा, तो लोगों के पास से पैसा खिंचा गया। तो क्या हुआ कि फिर सामान बहुत ज़्यादा है और लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये क्या होगा, सामान सस्ता हो जाएगा। तो इस तरह से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और कैश रिजर्व रेशियो को हमेशा याद रखिएगा कि बनाया ही रहना है, ठीक है। 25% या 15%, 20% जो भी रहता है उसको हमेशा इतना रखना ही पड़ता है बैंक को, और इसको टाइम टू टाइम जो आरबीआई अपना है वो देखते भी रहता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, बैंक रेट क्या होता है कि बैंक रेट के अनुसार से क्या करता है, बाई करता है, क्या कॉमर्शियल पेपर बाई करता है एक जो अपना आरबीआई है। वो बात याद रखिएगा, सिंपली इतना ही याद रखना है कि ये क्या करता है, बाई करता है कॉमर्शियल पेपर, ताकि उससे क्या हो, पैसा इंजेक्ट हो मार्केट में। अगर सामान कोई खरीदेगा आरबीआई, तो आरबीआई उसके बदले में पैसा देगा, पैसा कहाँ जाएगा, तो मार्केट में आएगा। सिंपल सी बात है, ये सिक्योरिटी कोई खरीदता है आरबीआई तो सिंपल सी पैसा बाहर निकलेगा, इतना बात याद रखिएगा। एक है आपका एसएलआर, एक तो सीआरआर था, एक एसएलआर था। एसएलआर भी जो है एक तरह से क्या है कि ये रिजर्व रेशियो ही है, लेकिन क्या होता है कि ये जो पैसा, मान लिया जाए आरबीआई का है कि 10% आपका एसएलआर रखना ही रखना है, ठीक है। लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं, किस चीज में कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, ये सब में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। प्राइवेट वाले को नहीं, ये सब में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर दीजिए, ये सब सेफ जगह है, ये सब में करने कहता है। और उस जो सीआरआर होता है उसमें कहता है कि नहीं, उसमें कोई भी कहीं भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये बात याद रखिएगा। तो एसएलआर और सीआरआर में इतना ही अंतर होता है, इतना याद रखना है। एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके तहत सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में काम करता है, इन्फ्लेशन में कैसे काम करेगा। तो इसका मेनली काम क्या होता है कि ये परचेज और सेल करता है, क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। अब मान लिया जाए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और इधर आरबीआई है, ये क्या करेगा, परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, तो इसके बदले आरबीआई पैसा देगा। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो पैसा लेगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को जब पैसा देगा, यहाँ पर गवर्नमेंट है, अरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच रहा है आरबीआई को, तो आरबीआई इसके बदले गवर्नमेंट को पैसा देगा। वो पैसा क्या होगा कि लोगों को सब्सिडी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोड बनेगा, ये सब में पैसा, रोड बनेगा तो क्या, लोगों को जॉब मिलेगा, कुछ भी होगा तो लोग, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा लोगों पे, लोगों के पास पैसा आएगा, और वो लोग के पास पैसा आ जाएगा तो फिर सामान कम है और वस्तु क्या हो जाएगा, फिर लोगों के पास पैसा हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो क्या करेगा कि आरबीआई के पास बहुत सारा अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा कि बेचना शुरू करेगा, बेचना शुरू करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये जो पहले से था आरबीआई के पास, वो बेचना शुरू करेगा। तो जो मार्केट में पैसा है, मार्केट में जो पैसा है, तो मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो उसके बदले पैसा देगा, तो पैसा देगा तो मार्केट में पैसा जो था, मार्केट से पैसा कहाँ चला आया, आरबीआई के पास आ गया। तब लोगों के पास कम पैसा हो गया तो वो सामान खरीदना कम कर देगा, तो क्या होगा कि वो फिर वस्तु का दाम धीरे धीरे क्या होगा कि घट जाएगा। तो इसलिए ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है इस तरह से काम करता है। मेनली इसको काम क्या रहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेज और सेल करना है, देखते हुए कि कब महंगाई बढ़ रहा है, कब महंगाई घट रहा है। मार्केट में पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगा तो मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, तो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है, ठीक है।
अगला क्या है कि मार्केट स्टेबिलिटी ऑन स्कीम। इसका मेन काम क्या होता है कि मार्केट में कैसा पैसा बना रहे, लिक्विडिटी कैसा रहे, ठीक है, मार्केट कैसे स्थिर रहेगा, मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है, ये सब देखते हुए क्या होता है कि ये जो है सरप्लस जो लिक्विड, मान लिया जाए कि आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तो वो काम क्या करेगा कि गवर्नमेंट शॉर्ट डेट जो होता है, शॉर्ट डेट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगा और ट्रेजरी बिल को खरीद लेगा। ये भी 90 दिन के लिए, 90 से 180 दिन के लिए होता है। तो ये सब जो है बिल को क्या करेगा, खरीद लेगा और उसको पैसा को क्या करेगा, एक नया खाता, एक सरकारी खाता में अलग से रखेगा इसको, ठीक है। अब मान लिया जाए कि बहुत ज़्यादा पैसा हो वाले मार्केट में, अरे शॉर्ट डेट क्या करेगा, शॉर्ट डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये सब ट्रेजरी बिल खरीद लेगा और पैसा मार्केट से खींच लेगा, ठीक, ताकि स्टेबिलिटी बना रहे मार्केट में, ठीक है। और इसका जो मान लिया जाए कि मार्केट स्टेबिलिटी ऑन स्कीम अगर पूछ ले कि कब शुरू हुआ था, तो 2004 में शुरू हुआ था, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।